हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आज आप लोग का बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं हम। और हम लोगों ने पढ़ा था द्विसंकर क्रॉस। मेंडल का कौन सा क्रॉस पढ़े थे हम लोग? द्विसंकर क्रॉस। हम लोग एक संकर क्रॉस पढ़ लिए थे, द्विसंकर क्रॉस पढ़ लिए थे। और द्विसंकर क्रॉस का जो द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग पर उन्होंने जो नियम दिया था वो हमें आज पढ़ना है। और उसके आगे थोड़ा सा हम लोग लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। आप लोग पहले वाला बैक वाले क्लासेस कर चुके होंगे। बैक वाले क्लासेस अगर समझ में तो आया ही होगा, समझ आया। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। जो बैक वाली क्लासेस नहीं पढ़े हो पहले तो उनको जाकर वो पढ़ना पड़ेगा, तब आज की क्लासेस समझ आएगी। अगर आप बैक की क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो आज की क्लासेस अब में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बैक की क्लासेस देख लें। अगर इसके बाद अगर मैं जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगी वो तो समझ आ जाएगा, जो लोग बैक का क्लास नहीं किए वो भी समझ आ जाएगा। लेकिन जो हमें यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, वो द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दिए थे। आज हम लोग समझेंगे। ऐसे तो आप लोग का हम लोग द्विसंकर क्रॉस पूरा खत्म कर लिए थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं द्विसंकर। यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्रॉस है, आप लोग देख सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए एक नियम दिया। उस नियम को हम अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्रता विन्यास का नियम कहते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये नियम है क्या और इसे हम लोग उन्होंने क्यों ऐसा कहा, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग इधर साइड में समझेंगे, बाद में फिर आप लोग ये वाला नोट्स में अपने उतार लीजिएगा। पहले हम लोग साइड में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल ने का द्विसंकर क्रॉस का जो प्रयोग था आप लोग पढ़े होंगे। हम पढ़ाए थे जब पिछले वाले क्लास में, उसमें कौन कौन सा उन्होंने कलर लिया था? उन्होंने 2 जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाया था। कितने जोड़ा गुण के आधार पर? 2 जोड़ा गुण। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। 2 जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाया था। उसमें से एक जोड़ा गुण क्या था? 2 मटर के बीज लिए थे, उसमें 2 जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाए थे, इसलिए तो द्विसंकर क्रॉस नाम पड़ा था उसका। तो उसमें था कि एक जो मटर का बीज था वो था पीला और गोल था, और दूसरा मटर का बीज था हरा और झुरीदार। और दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया था तो F1 पीढ़ी के सारे मटर के बीज पीले और गोल हुए थे, गोलाकार हुए थे। लेकिन वैसे ही जब हम लोग F1 पीढ़ी के 2 मटर के बीज लिए थे और दोनों में 2 जोड़ी गुण के आधार पर क्रॉस करवाए थे, तब जाकर वो जो F2 पीढ़ी स्टार्ट हम लोग को जो प्राप्त हुआ था उसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज हमें मिले थे, जिसमें हमने लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात हम लोग देख चुके थे कि उसका लक्षण प्रारूप क्या था और जीन प्रारूप क्या था। उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था? 9:3:3:1। लेकिन जीन प्रारूप अनुपात उसका चेंज था। लेकिन F1 पीढ़ी का तो अगर मैं उतना पीछे से करूंगी तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, इसलिए हम लोग आज की क्लास पे फोकस करते हैं। हम लोग द्विसंकर क्रॉस तक पढ़ लिए थे और द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग हम लोग पढ़ लिए थे। उसके आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया था, उस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेंडल कहे थे कि हम लोग पहले भी हम लोग ने जीन पढ़ा था। जीन, एक जीन में कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे थे F1 पीढ़ी में एक लंबा मटर का पौधा है, ठीक, तो हम लोग उसके लिए कैपिटल टी ले रहे थे। लेकिन सोच रहा है ये जीन है, जीन का जो एक लेंगे वो एलील है, यानी 2 एलील के मिलने से एक जीन बनता है। क्या बनता है? 2 एलील के मिलने से एक जीन बनता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में कहा गया है ना, इस नियम के अनुसार किसी भी जीन के लिए जीन के एलील दूसरे जीन के एलील के साथ मिलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कहा गया है कि जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कैपिटल टी था, हम लोग F1 पीढ़ी को ही देख लेते हैं। नहीं, जब हम F2 पीढ़ी का देख रहे थे हम लोग F2 पीढ़ी ही लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या था? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई लेती हूँ मैं और स्मॉल आर। यहाँ पे लेती हूँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर। यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग जीन है और ए अलग जीन है। ये दोनों का एक अपना अपना एलील है और ए एलील इसके साथ मिलता है और इसका एक और क्या था हम लोग देख सकते हैं कि एक था, ऐसे इसको मिक्स करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ऐसे हो गया। जैसे ही F1 पीढ़ी में ऐसा कुछ था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें से हम लोग एक इसका और इसका ऐसे मिलाकर क्रॉस करवा रहे थे, यानी इसका एलील और ए एलील मिल गया।
ऐसे ही मेंडल ने कहा कि कोई भी जीन है उसका एलील दूसरे जीन के एलील के साथ मिलने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारा जो एलील है सब सेट में ही ट्रांसफर हो। होता है कि जो जीन के ऊपर जीन में एलील होता है, सेट में ट्रांसफर नहीं होता है। इनका क्या नाम था कि वो स्वतंत्र होते हैं, वो खुद से अकेले जा सकते हैं, किसी के साथ मिल सकते हैं, किसी दूसरे के जीन के एलील के साथ सेट बना सकते हैं। जैसे में यहाँ देख सकते हैं कि अलग जीन है और एक अलग जीन है। ये है जो लंबे का जीन है और ये बौने का जीन है, लेकिन इसका जो एलील हो गया और इसका एलील, लंबे और बौने का एलील एक दूसरे के साथ मिल रहा है। लेकिन ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लंबा जीन है उसका एलील एक लंबे जीन के एलील के साथ ही मिलेगा, वो किसी के साथ मिल सकता है। इनका यही का नाम था। लेकिन आगे जाके कुछ अपवाद आ जाएंगे। अभी तो आप लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे ये भी थोड़ा गलत साबित हो जाता है इनका, क्योंकि ऐसा नहीं है तो बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो सेट में ही ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, एक मादा हो गया, एक पुरुष महिला, हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक। जो पुरुष हुए या महिला हुए, उनमें से अगर ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे जीन ऐसे ट्रांसफर होते हैं जो सेट में ही ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिंगल सिंगल हो सकते हैं, दोनों एलील साथ ही ट्रांसफर होते हैं, किसी किसी के साथ नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कोई मिल भी सकता है। लेकिन इनका क्या नाम था कि सारे जीन के एलील दूसरे जीन के एलील के साथ मिलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ऐसा इनका क्या नाम है, इसमें तो आप 10th में सोचेंगे कि सही है, आप लोग को यही याद करना है। लेकिन अपवाद में चल जाता है कि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो सेट में ही ट्रांसफर होते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे नियम देख सकते हैं, स्वतंत्र अपविभन या स्वतंत्रता विन्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन के एलील दूसरे जीन के एलील के साथ मिलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस स्वतंत्र विन्यास के नियम को ही मेंडल का दूसरा नियम कहते हैं। इस स्वतंत्र विन्यास के नियम को हम लोग मेंडल का दूसरा नियम कहेंगे। तब सोचिए कि मेंडल का प्रथम नियम हम लोग किसे कहेंगे। हम आप लोगों को बताए भी थे, जो पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम था, उसे ही हम लोग मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। अगर आप लोग बोलिए कि मेंडल ने तो प्रथम नियम दिया था प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम, उसमें हम बताए थे कि एक गलत साबित हो गया था वो, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया था। हम लोग क्या रद्द करेंगे, रद्द हो गया था क्योंकि उस पर बहुत सारे अपवाद आ गए थे। इसलिए पृथक्करण एवं विसंयोजन के नियम को मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पृथक्करण या विसंयोजन के नियम को मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं और स्वतंत्र विन्यास के नियम को मेंडल का दूसरा नियम कहते हैं। आप लोग कहिएगा आपकी स्वतंत्र विन्यास के नियम पर आप अभी बोले कि अपवाद आया है, तो उसको क्यों दूसरा नियम दिया गया और पहला जो प्रभाविता अप्रभाविता का नियम था उसको हटा दिया, यानी उसको कोई नाम नहीं दे, उसको भी तीसरा शायद या पहला नाम दे देना चाहिए था। लेकिन ये संभव है, ये जो बताए हैं, ये इनका 90 समझे कि 90% सही है। वो अपवाद में कुछ चले जाते हैं, लेकिन प्रभाविता अप्रभाविता के नियम जो बताए थे उसमें बहुत सारे अपवाद है, वो आगे जाके बहुत गलत साबित होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद आता है, लेकिन ये 80% 90% सही है। इसलिए हम लोग इसे मेंडल का दूसरा नियम कहेंगे और पृथक्करण या विसंयोजन के नियम को ही हम लोग मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, अगर कहीं दिक्कत होगा तो मैं एक बार और समझा दूंगी, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आगे हम लोग आज समझेंगे लिंग निर्धारण। क्या समझेंगे? लिंग निर्धारण। कभी हम लोग सोचे, आप लोग, हम तो सोचे ही होंगे, हम क्या सोचेंगे, आप लोग सोचे हैं क्या कि कोई बच्चा होता है कि हमारे गांव में तो ज्यादा होता है ऐसा कि किसी के यहाँ होता है कि लड़की हो गई, बहुत सारे लड़की, तो उसको, उस लेडीज को सब लोग बोलता है कि हमेशा इसकी बेटी होती है, इसकी वजह से होती है। ये कैसे होता है कि लड़का हो जाती है या कोई लड़की हो जाती है? हम लोग इसी के बारे में आज देखेंगे कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे कोई बेटी हो जाता है। एक ही माँ के संतान होते हैं, जो एक लड़का कोई होता है, कोई लड़की होती है। किसी किसी का तो होता है कि लड़का लड़का ही बस रहता है, किसी का लड़की ही रहता है। तो ये क्या, सब लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है कि औरत की वजह से होता है, गांव में बोलते हैं। लेकिन उसके बारे में हम लोग डिटेल आज जानेंगे। एक गलत बात है, जो लोग गांव से होंगे वो अपने गांव में समझाएंगे आज कि ऐसा नहीं होता है कि लड़की की वजह से होता है, वो सब लड़का की वजह से होता है। और हम लोग आज पढ़ेंगे भी कि कैसे होता है। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के पहले समझ ले, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इस कागज से ही काम चला लेते हैं हम लोग।
लिंग का निर्धारण। आप लोग हेडिंग दीजिए, आप लोग क्वेश्चन करके लिख लीजिए कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आप लोग सबसे पहले ये बताइए तो मनुष्य में गुण सूत्र कितने होते हैं। ये तो हम लोग को पता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुण सूत्र से होता है। किस चीज से होता है? गुण सूत्र से। तो हमारे अंदर गुण सूत्र कितने हैं? हमको अथी से मिटाना पड़ेगा। ये 2 मिनट आप लोग पहले सोचिए कैसे होता है लिंग का निर्धारण। मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोरा में हमसे कोई पूछेगा कि मनुष्य में गुण सूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। लेकिन अगर अनपेयर यानी जोरा में नहीं बताएंगे तो ऐसे 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या 46 है। ये तो सीधे ऑब्जेक्टिव में ही आ जाएगा, आप लोग को ये भूलना नहीं है। ये भूल जाएगा तो फिर तो इसका बेस ही भूल जाइएगा। लिंग का निर्धारण ये हमेशा याद रखना है कि जोरा में पूछेगा तो 23 जोरा होता है। कितने जोड़े होते हैं मनुष्य में गुणसूत्र? 23 जोड़े। अगर ओपन पूछेगा कि अनपेयर, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि 46 होता है। अब 46 होता है तो क्या सारे के सारे गुण सूत्र लिंग का ही निर्धारण करते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे हो तो 46 होते हैं तो सारे मिलकर लिंग का निर्धारण करते हैं? ऐसा नहीं है, सारे मिलकर लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। मात्र 2 ही गुण सूत्र होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। बाकी अलिंग गुण सूत्र होते हैं, लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं वो लोग। बस 2 ही है जिसके कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा, वही सब हम लोग को पता चल जाता है कि लड़का होगा या लड़की। बस वो 2 पे डिपेंड करता है। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज और अच्छे से समझेंगे। आप लोग भी दिमाग खोल के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आगे भी पढ़ना है और एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले हम लोग इसका टेबल के अनुसार समझेंगे इसे, उसके बाद हम लोग इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उस पे हम लोग लिखेंगे कि एग्जाम में आप लोग सब्जेक्टिव बना पाए। सब्जेक्टिव आता है, आगे हम लोग नोट्स के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं नर। यहाँ पे चमक लाइट कहीं ना आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। नर, नर यानी आप लोग समझ सकते हैं क्या? नर यानी मेल, क्या? मेल यानी पुरुष। मेल, इधर हम बता देते हैं मादा। मादा यानी महिला लिख दे क्या? ऐसे किताबी भाषा में मादा ही लिखा रहता है, आप लोग मादा ही याद रखिए। इंग्लिश में फीमेल, FEMALE, फीमेल। आप लोग बताइए कि नर और मादा दोनों तो इंसान ही है, और हम अभी कुछ देर पहले ही बोले थे कि मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या होती है 46। क्या होती है? 46। 46 यानी जोरा में बोलेंगे तो 23 जोड़ा। तो क्या हम लोग का जो गुण सूत्र जो है वो सारे गुण सूत्र मिलकर लिंग का निर्धारण करते हैं? नहीं ना, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं। तो मात्र 2 ही गुण सूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जिससे मैच होने से पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। बाकी गुण सूत्र अलिंग गुण सूत्र होते हैं, यानी वो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। और जो गुण सूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं उसे लिंग गुण सूत्र कह देते हैं, और जो गुण सूत्र लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं उसे हम लोग अलिंग गुण सूत्र कहते हैं। आप कहिएगा कि अलिंग, कोई पूछ देगा कि अलिंग गुण सूत्र कितने होते हैं, तो हमारे अंदर गुण सूत्र कितने हैं? टोटल गुण सूत्र है 46, जिसमें से 44 तो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं और 2 लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जो गुण सूत्र लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं अलिंग गुण सूत्र। क्या बोलेंगे? अलिंग गुण सूत्र। ये हो गया 44 जो है अलिंग गुण सूत्र है। ओके, और ये 2 बच गया जो लिंग का निर्धारण करता है। इसी से तो पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग, लिंग गुण सूत्र, गुण सूत्र। इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया ना 44 प्लस 2, 46 हो गया टोटल। आप लोग देख सकते हैं 44 प्लस 2, तो इसमें से 2 हो गया जो लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए इसको हम लोग लिंग गुण सूत्र कहते हैं। और जो 44 हो गया वो लिंग का निर्धारण नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अलिंग गुण सूत्र। क्या बोलेंगे? अलिंग गुण सूत्र। अगर जोड़ा में यही पूछ दे तो 23 जोड़ा हो जाएगा ना, 23 जोड़ा। मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है?
23 जोड़ा होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें क्या हो, कौन सा गुणसूत्र होता है, और मादा जो महिला होती है उनमें कैसा गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में गुणसूत्र भी 46 होंगे, महिला में भी 46 होंगे। तो इसमें 46 क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई, लेकिन वही महिला यानी मादा में हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। ये जो लास्ट में दो गुणसूत्र बनाया गया है, जो फीमेल में मेल में बनाया गया है, फीमेल करें सॉरी, जो मेल में बनाया गया एक्स और वाई, और जो फीमेल में बनाया गया है एक्स एक्स। 44 44 तो दोनों में 44 सेम है, वो जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, लेकिन जो दो गुणसूत्र है इसमें एक्स वाई और इसमें एक्स एक्स, यही मिलकर लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर किसी भी में किसी हमेशा सारे पुरुष जो होते हैं उसमें उनमें 44 प्लस एक्स वाई होगा, और जितने भी महिला यानी फीमेल होती हैं उनमें गुणसूत्र कौन सा होता है, 44 प्लस एक्स एक्स। अगर जिनमें हम लोग, जैसे मैं लड़की हूँ, मुझ में 44 प्लस एक्स एक्स, जो फीमेल मतलब जो मेल होते हैं, हम तो फीमेल, तो मेरे में हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, और जो मेल होते हैं यानी पुरुष होते हैं उनमें होता है 44 प्लस एक्स वाई। तो ये चीज अगर हम लोग कहेंगे कि 44 प्लस एक्स एक्स है तो सारे क्या बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे में हो जाते हैं। इसके बाद हमारे युग्मक आते हैं, हमारे युग्मक ही ना, हम युग्मक जो संलयन होता है, मादा युग्मक और नर युग्मक जब आपस में मिलते हैं तभी तो किसी बच्चे का जन्म होता है, निर्माण होता है। इसका युग्मक नर युग्मक, नर युग्मक यानी गैमिट होता है। युग्मक का इंग्लिश क्या होता है, गैमिट। नर युग्मक में जब हम लोग कोशिका, जो जनन कोशिका जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन कोशिका। नर युग्मक किसके, नर का युग्मक कौन सा होता है, जनन कोशिका का क्या नाम है, शुक्राणु। क्या, शुक्राणु। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्राणु। और वही मादा युग्मक को मादा युग्मक अंडाणु कहते हैं, क्या कहेंगे, अंडाणु। इसको इंग्लिश में एग बोलेंगे या ओवम बोलेंगे, ओवम या एग भी बोल सकते हैं। एग, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म इंग्लिश में, स्पर्म। हम लोग सोचेंगे कि देखेंगे हम लोग कि नर, इसमें 44 प्लस एक्स वाई होता है, तो क्या इसके युग्मक में भी 44 प्लस एक्स वाई होता है, ऐसा नहीं है। ये युग्मक में आधा हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, आधा। तो आधा इसका आधा हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 22 प्लस एक्स, 23 हो गया ना, या फिर 22 प्लस वाई, क्योंकि इसमें दो संभव रूप हो सकते हैं ना, कि अगर 23 30 करेंगे तो 44, इसमें से एक ले लिया तो या तो एक्स ले सकता है या तो वाई ले सकता है, इसलिए संभावित रूप कितने हो गए, दो हो जाते हैं। लेकिन वही फीमेल की तरफ हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, इसका आधा, अगर युग्मक में तो आधा हो जाता है ना, शुक्राणु, शुक्राणु कर रहे हैं सॉरी, मतलब गुणसूत्र, तो इसका आधा करेंगे तो 22 प्लस एक्स, यही हुआ ना। और एक और बनाएंगे, वो भी तो 22 प्लस एक्स ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स जैसा लग रहा है लेकिन ये प्लस है, 22 प्लस एक्स। एक मैं वैसे बनाई हूँ, एक ऐसे लिख दी हूँ, दोनों को मैं खड़ा खड़ा ही लिखती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। 22 प्लस एक्स, देख सकते हैं आप लोग कि युग्मक में जाकर कितने हो जाते हैं गुणसूत्र, आधा हो जाते हैं। आप लोग कहिएगा कि गुणसूत्र आधा हो गया तो आप दो क्यों ले, दोनों को जोड़ दिए, नहीं, ये अलग कोशिका है, अलग कोशिका है। जैसे जनन कोशिका एक ही नहीं ना होता है, बहुत सारे होते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी, वो तो मिलते एक एक है। जब इन दोनों का एक युग्मक इधर से लिया आया जाए, एक युग्मक इधर से लिया आया जाए और दोनों मिल जाए, अगर आप लोग सोचिए कि दोनों का युग्मक में आधा गुणसूत्र नहीं हो पाता, मान लीजिए कि नर युग्मक है, नर में 44 प्लस एक्स वाई है, और इसकी युग्मक में भी कितना हो जाता, 44 प्लस एक्स वाई, तो 46 टोटल युग्मक में, इधर भी इसका चेंज नहीं होता, युग्मक में भी 46 रहता। तो समझिए कि जब बच्चा पैदा होता तो पिता का 46 और माता का 46, 46 46 कितना हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता, कितना हो जाता, 46 46, आप लोग जोड़ लीजिए 2, तो 102 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब बताइए, वो समझिए कि वो एलियन हो जाता, फिर वो इंसान ही नहीं रहता, क्योंकि इंसान में तो है ही कि 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं,
46 वही किसी का चेंज हो जाता है तो फिर वो नहीं लड़का रहता है और नहीं लड़की रहते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं अगल-बगल आप लोग देखिएगा जिनको हम लोग किन्नर बोलते हैं। उनमें गुणसूत्र ऐसे ही होते हैं या तो किसी में कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाए बहुत सारी कारण की वजह से उनमें ऐसे होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या 10th शायद 10th में नहीं पढ़ना है, 10th के सिलेबस में नहीं है। 12th में आप आपके आगे जाइएगा जब 10th पास करके तब आप लोग जानिएगा। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि शुक्राणु में आधा हो गया और अंडाणु में भी आधा हो गया। इसको गैमिट कहते थे, मेल गैमिट हो गया ना। मेल गैमिट और उसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट ये हम लोग याद रखेंगे। नर युग्मक यानी मेल गैमिट, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु और मादा युग्मक कौन सा है? अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, 23-23 हो जाएगा। जैसे मेल में हो जाएगा, पुरुष में हो जाएगा 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। वहीं महिला में हो जाता है 22 प्लस एक्स, 22 का इसके सारे कोशिकाओं में 22 प्लस एक्स ही होगा क्योंकि इसके पास एक्स ही है। अगर कोई भी कोशिका अगर फीमेल का जो हम लोग जनन कोशिका उठा लेंगे तो सारे में 22 प्लस एक्स ही मिलते हैं। लेकिन जब वही हम लोग पुरुष का गैमिट उठा लेंगे, युग्मक उठाते हैं या जनन कोशिका जिसको कहेंगे, उसमें 22 प्लस एक्स होता है किसी में, किसी में 22 प्लस वाई होता है। अब हम लोग निषेचन करवाएंगे यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। मजे की ये दोनों के बीच करा रहा है। हम लोग इसका ए वाला गैमेट लिए हैं पुरुष का और महिला का ए वाला गैमेट लिए। ठीक, देख सकते हैं आप लोग। तब 22 इधर से आया है, 22 इधर से आया है तो 44 हो गया ना। 22 22 44 प्लस एक एक्स इधर से आया है, इधर से क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तब आप लोग बताइए कि यहाँ पे जो निषेचन होके जो बच्चा आगे का जनरेशन जो युग्मक बनेगा वो कौन सा होगा? लड़का को होगा या लड़की का होगा? आप लोग देख सकते हैं 22 प्लस एक्स वाई और हम लोग ने यहाँ ही देखा है कि ए मेल यानी पुरुष का गुणसूत्र होता है 22 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ जो बच्चा आएगा वो क्या होगा? लड़का होगा या लड़की? लड़का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र हम लोग सॉरी यहाँ पे लिंग गुणसूत्र देख सकते हैं कौन सा है? एक्स और एक्स वाई किसका होता है? पुरुष का होता है। महिला में तो दोनों सेम होता है, एक्स एक्स होता है। यहाँ पे हम लोग निषेचन करवाए हैं। क्या करा है? निषेचन सेचन। तो यहाँ पे हमें एक मिला है जो क्या है? देख सकते हैं क्या मिला? ये जो युग्मनज, इसके बाद बनता है युग्मनज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले लिख देती हूँ। यहाँ पे तो हम लोग देख लिए हैं, आगे वो हम लोग देख लेंगे। पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग निषेचन करवा, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बना, उसके बाद बनता है क्या बनेगा? भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद शिशु। सबसे पहले जो मादा युग्मक है, मतलब मादा युग्मक करें, नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन होता है, फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन होता है दोनों के बीच में। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। फिर उसके बाद भ्रूण, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं और उसके बाद बेबी यानी शिशु, हम शिशु मिलते हैं। सॉरी शिशु। ठीक, देख सकते हैं। ये जो लाइनिंग है ये आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि सीधे एग्जाम में ऐसा दे देता है बनाने के लिए। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मज के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद शिशु बनते हैं। शिशु यानी बेबी, बेबी। अब हम लोग देखेंगे ए वाला पार्ट को। यहाँ पे तो हम समझा दिए हैं लेकिन आगे जब हम लोग लिखेंगे उसके नीचे हम लोग इस चीज को समझेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे उसको। जैसे हम लोग एक शंकर मेंडल का एक शंकर क्रॉस पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें हम लोग फर्टिलाइज कराए थे, एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाए थे। वैसे ही आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे बोली थी कि हम लोग इसको इसको क्रॉस करवाएंगे, तो इसलिए इसको इसको अगर क्रॉस कराया जाए तो क्या मिलेगा? 44 प्लस एक्स वाई यानी पुरुष। लेकिन यही अगर पुरुष का ये वाला पार्ट
महिला के किसी का है कि महिला में तो सब सेम ही है सारे गुणसूत्र, इसमें भी x है, इसमें भी x है, कोई किसी को भी उठा लेंगे तो सेम। अगर पुरुष का x वाला मिल जाए x के साथ तो क्या बन जाएगा 44 प्लस x यानी क्या मिलेगा हम लोग को लड़की, क्या मिलेगी लड़की का गुणसूत्र हो जाएगा, यानी जो बच्चा आएगा वो लड़की होगी। लेकिन वही अगर पुरुष का y वाला गुणसूत्र आ जाए, जो y वाला सेट है वो आ जाए तो बेबी कैसा हो जाएगा, बेबी बॉय हो जाएगा। तो ये डिपेंड कहाँ कर रहा है आप लोग देख सकते हैं, इस साइड डिपेंड कर रहा है कि बॉय होगा या गर्ल, या इस साइड डिपेंड कर रहा है, हमेशा इस साइड डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इसी पे तो हो रहा है कि अगर एक्स मिलेगा तो गर्ल हो जाएगी और बाई मिला तो बॉय हो जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है, गांव में तो बहुत सारे लोग कहते हैं। हम धीरे बोल रहे हैं ताकि अगल बगल थोड़ा सा सुनते हैं। गांव में होता है कि किसी के यहाँ वो बहुत ज्यादा लड़की हो रही है तो उसकी दूसरी शादी उसके हस्बैंड की करा दी जाती है कि लड़के के लिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लिख गए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जनरेशन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके बायोलॉजी। बायोलॉजी तो खुद के लिए भी पढ़ना चाहिए, आप लोग को अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कम से कम बेसिक चीजें तो होनी ही चाहिए पता। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर ऐसा एग्जाम में आया ना कि पूरा लिखना है कि मनुष्य में गुण लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आप इसको भी ऐसे बना दीजिएगा ना, अगर 5 नंबर का रहेगा ना तो आपको 4 नंबर तो ऐसे ऐसे ही मिल जाएगा बिना लिखे। बस आप इतने अच्छे से अगर ऐसे दर्शा दीजिएगा इसको, तो ऐसे एरो बना के दर्शाने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। भले आप कोई कोई होता है कि ऐसा नहीं करेगा 2 पेज लिख देगा, नंबर देंगे लेकिन कम, लेकिन इससे ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इस पे ज्यादा हर चीज एकदम शॉर्ट है, बट हर डिटेल इसमें बता दिया गया है, इसलिए एग्जाम में बना देना। अगर लॉन्ग भी लिखेंगे हम लोग नहीं आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो आप ऐसा ये वाला टेबल जरूर बना दीजिएगा, इससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। अगर ये लिख के थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा इसके बारे में लैंग्वेज में, समझिए कि पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और हम लोग इस लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन ऊपर पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग को अपने कॉपी में, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा मनुष्य में लिंग का निर्धारण, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिंग का निर्धारण, मनुष्य लिख देती हूँ सबसे, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, लिंग का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग क्वेश्चन डिटेल पूरा लैंग्वेज लिखेंगे इसके बारे में, मैं हटा देती हूँ अब। आज तो क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर है, आप लोगों का नेक्स्ट बार होगा, और जिनका इस बार 10th का पेपर है वो लोग जरूर देखें, ध्यान से समझे सोचें और याद पूरा रिवीजन करके जाइएगा। कितना भी पढ़ लीजिएगा रिवीजन नहीं रहेगा तो सही नहीं जाएगा एग्जाम, बस जाइएगा एग्जाम में तो लगेगा ये तो पढ़ल लग रहा है, देखल लग रहा है, बस ऐसे नहीं लगेगा, बनेगा नहीं कुछ। चाहते हैं कि एग्जाम में बने तो सबसे बड़ा चीज है रिवीजन, कितना भी समझ आए बट उसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन द बेस्ट एंड टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन याद कीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस मारिए, टेस्ट नहीं छोड़ना है। क्लास में भी आप लोग को टेस्ट होता होगा। हम लोग देखेंगे मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो हम तो बोलते कि पहले आप लोग लिख कर लाइए, उसके बाद चेक करते कि कौन कैसा लिखा है, क्योंकि जो हम लोग फर्स्ट वाले चार्ट को समझे होंगे, जो अगर फर्स्ट जो हम बताएं इसके पहले जो बता रहे थे वो जो चार्ट बनाकर समझाएं, अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो खुद से भी लिख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, कितने होते हैं 46, जिसमें से 44 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, मात्र 2 ही गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का
निर्धारण करते हैं। क्या होता है? लिंग का निर्धारण करते हैं। अब 46 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करते हैं, तो अब हम लोग बताएंगे कि मादा में कितने लिंग कौन-कौन से होते हैं। तो मादा का होता है एक्स वाई 22 प्लस एक्स एक्स एंड पुरुष में क्या होता है? नर में 22 प्लस एक्स वाई। और जब इन दोनों को निषेचन करवाते हैं तो हमें युग्मनज करें, हाँ युग्मनज हेतु प्राप्त होता है। युग्मनज मिलता है, युग्मनज के बाद वो भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद वो शिशु में ट्रांसफर हो जाता है। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके समझेंगे। आप लोग फर्स्ट वाले चार्ट को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में, मैं तो बोल कर ही लिखवा देती, लिख लीजिए। हम जानते हैं कि मनुष्य गुणसूत्र, क्या गुणसूत्र की संख्या 46 है, जिसमें से 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन सा गुणसूत्र होते हैं? अलिंग सूत्र होते हैं। और अलिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? वो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें से 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। अब 44 अलिंग गुणसूत्र रह गया, वो लिंग का निर्धारण नहीं करता है। तो कितने गुणसूत्र बच गए? 46 में से 44 तो अलिंग हो गए, तो मात्र 2 ही क्रोमोसोम बच गए हैं जो लिंग का निर्धारण गुण करते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र निर्धारण नहीं करते हैं। मात्र 2 ही क्रोमोसोम गुणसूत्र लिख देती हूँ। मात्र 2 ही गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इंग्लिश में। और अलिंग गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे बॉय हो जाता है और कैसे गर्ल हो जाती है। तो हम लोग इधर बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे पुरुष। क्या लिखेंगे? पुरुष यानी नर। इधर लिखेंगे महिला, महिला यानी मादा। इधर क्या? नर। नर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई। और इधर क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स। इसके जब युग्मक निकलेंगे तो युग्मक में क्या हो जाएगा? आधा हो जाएंगे ना। युग्मक में 22 प्लस एक्स, या क्या हो जाएगा? 22 प्लस वाई, क्योंकि में इसमें एक्स और वाई दोनों है, तो 2 भी तो हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक्स ही आएगा, हर में अलग अलग हो जाता है। तो युग्मक हो गए, क्या हो गए? नर युग्मक। और इधर क्या हो जाएंगे? हम लोग देख सकते हैं 22 प्लस एक्स, और दूसरा भी बनाएंगे तो 22 प्लस एक्स ही होगा, क्योंकि इसके दोनों है जो सेम ही है। जो लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स ही होगा,
हो गए मदा युग्मक। क्या हो गया? मदा युग्मक। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन करे एग्जाम में या कहीं भी टेस्ट में दिया हो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे 46। अगर जोड़ा में दिया हो रहा है तो 23 जोड़ा। अगर ऐसा पूछे कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तब हम लोग 23 जोड़ा बोलेंगे। नीचे अगर ऑप्शन में लिखा रहा है 46 तो नहीं मारना है, क्योंकि अगर ऊपर क्वेश्चन में ही अगर जोड़ा दिया हो यानी जोड़ा में हमें बताना है तो 23 जोड़ा ही होगा। अगर आप 46 मारिएगा ऑप्शन में तो 46 जोड़ा बता देगा, तो दुगना हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे। अगर ये पूछ दिया कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र कितने होते हैं, तब हम लोग क्या बोलेंगे? 23। कितने होते हैं? 23। अगर ऐसा बोल दे जोड़ा में, तो कितने जोड़ा में? तो 22 22 5 तो 44 हो जाएगा, 46। 23 ही होते हैं। ऐसे 11 जोड़ा एक तो हाफ हो जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे 22 23 होते हैं। कितने? युग्मक में ऐसे जोड़े में नहीं देंगे, युग्मक में पूछेंगे तो सीधे 23 दिया हुआ रहता है ऑप्शन में। अगर युग्मक में पूछा कि मनुष्य की युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है यानी 23 हो जाती है। वहीं मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या बस पूछ दे, ये नहीं पूछे कि युग्मक में बताना है, बस पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। तो किसी भी मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 46। अगर जोड़ा में हम लोगों से पूछे तो हम लोग बोलेंगे 23 जोड़ा। यहाँ पे हम लोग बना लिए कि इसका जो युग्मक बना है, सबसे पहले तो देखें कि पुरुष में कितने होते हैं गुणसूत्र की संख्या? 44 प्लस एक्स वाई। जब इसके युग्मक में जाते हैं ये आधा हो जाते हैं, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई हो जाएगा। वैसे ही देख सकते हैं महिला यानी मादा में 44 प्लस एक्स एक्स हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसका युग्मक में ट्रांसफर होगा तो सीधे आधा हो जाता है, 23 हो जाता है। 22 आया 23 हुआ ना, तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। इसका कोई भी गुणसूत्र युग्मक लीजिएगा तो उसमें 22 प्लस एक्स ही मिलेगा। अब हम लोग फर्टिलाइज कराते हैं, देखते हैं। शुक्राणु हो गया, इसको नर युग्मक शुक्राणु हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं शुक्राणु। यहाँ पे इसको अंडाणु क्या कहेंगे? अंडाणु। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग फर्टिलाइज कराते हैं। इसको अगर इससे कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आप लोग देख सकते हैं 22 22 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। आप लोग बताइए कि ये लड़का बेबी ये जो बेबी होंगे वो बॉय है या गर्ल? यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। एक्स 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 का होता है, महिला का होता है, तो ये क्या हो जाएगी? गर्ल यानी लड़की होगी, लड़की। अब इसी का हम लोग फर्टिलाइज इसके साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 22 44 प्लस यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स यानी एक्स एक्स। ये भी क्या हो गए? लड़की हो गई, लड़की। हम लोग इसको फर्टिलाइज कराते हैं दोनों के साथ। इसके साथ कराएं तो यहाँ पे 22 22 44 प्लस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, यानी एक्स वाई आ जाएगा ना। आप लोग इसको देखकर बताइए कि ये जो बच्चा होगा ये क्या होगा? गर्ल होंगे या बॉय? लड़का हो या लड़की? ये हो जाएगा लड़का। क्या हो जाएगा? लड़का। यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, लड़का। अब हम लोग इसका किसके साथ फर्टिलाइज कराएं? इसके साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं y है और यहाँ पे x है। महिला में तो x ही होगा, प्लस एक्स वाई। ये भी क्या हो गया? लड़का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से इस चार्ट को समझेंगे कि हम लोग युग्मक निकालें। नर युग्मक शुक्राणु को देखें जिसमें 22 प्लस एक्स गुणसूत्र की संख्या थी, और महिला का तो 22 प्लस एक्स ही होता है, कोई भी उठा ले। तो हम लोग अगर पुरुष का 22 प्लस एक्स और महिला का 22 प्लस एक्स लिए तो हमारा जो रिजल्ट क्या निकला? 44 प्लस एक्स एक्स यानी लड़की हुई। वहीं अगर हम लोग पुरुष का जो है गुणसूत्र कौन सा लिए? यही वाला लिए, और महिला का चेंज कर लिए। ऐसा होता ना है कि लड़की हो रही है तो लोग दूसरा शादी कर लेता है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए, कोई इसी से शादी कर लो उसका तो एक ही रहेगा। आप पे डिपेंड करता है कि वो आपके अंदर कौन सा उसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम पुरुष का 44 प्लस एक्स ही लेते हैं और महिला दूसरी महिला समझिए कि कोई दूसरा शादी कर लेता है तो उसका मिलाते हैं, तो उसमें भी तो 22 प्लस एक्स ही होगा। इधर से 22 प्लस एक्स और इधर से 22 प्लस एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स बना यानी लड़की बनी। इधर अगर हम लोग पुरुष का देखते हैं कि 22 प्लस वाई वाला गुणसूत्र लिए, मैच किया, और महिला का 22 प्लस एक्स यानी बन गया 44 प्लस एक्स वाई, लड़का हो गया। इधर से लेते हैं 22 प्लस वाई, फिर इधर से 22 प्लस एक्स,
कि कोई भी अगर गुणसूत्र उठाया जाए किसी भी लड़की का या उस लड़की में बहुत सारे युग्मक होते हैं, सारे में 22 प्लस x ही होंगे, लेकिन जो पुरुष है उसमें से हम लोग 22 प्लस y वाला लिए हैं, तो बन गया क्या 44 प्लस XY, यानी कौन सी बना लड़का। यहाँ पे देख सकते हैं कि 50-50% चांसेस है लड़का या लड़की होने के। जैसे इसमें है x और y, कहीं भी बच्चा होता है तो वहां 50% चांस होता है कि लड़का होगा या लड़की। फर्टिलाइज के समय होता है कि कौन सा युग्मक महिला के युग्मक के साथ फर्टिलाइज किया है, कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ मैच किया है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लड़की की वजह से होता है, लड़की की वजह से 1% भी चांस नहीं है कि लड़की की वजह से हो जाए कि लड़का होगा या लड़की। वो सब फीमेल की वजह से नहीं होता है, वो सब मेल की वजह से होता है, यानी पुरुष की वजह से होता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोगों को क्वेश्चन भी कर सकता है कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को देना गलत है, क्यों और कैसे, आपको समझाना है। एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कल सोचना है, कल हम लोग बताएंगे। ऐसे तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्यों गलत है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को देना गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, जिसमें से 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। वही महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 44 प्लस कौन कौन सी होती है 44 प्लस XX, और पुरुष में महिला गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XY। अतः यह पुरुष पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा गुणसूत्र, उसके गुणसूत्र महिला के गुणसूत्र से मिलेगा। वो महिला पे नहीं डिपेंड करता है, महिला का कोई भी गुणसूत्र उसमें X ही होता है, वो पुरुष पर डिपेंड करता है उसका कौन सा गुणसूत्र महिला के साथ मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चा लड़का हो या लड़की। तो इसीलिए ये कहना बहुत ही गलत है। गलत है क्या, बहुत बड़ा पाप है। आज के टाइम में तो बहुत कम हो गया है, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा था। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 5 नंबर आराम से। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और कल से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग ये पढ़ लिए। ये चैप्टर का नाम क्या था, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता खत्म हो गया है, आप लोग का सिलेबस में इतना ही था 10th के सिलेबस में। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे जैव विकास, इसका एक और टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास में आप सोचेंगे क्या पढ़ाएंगे, जैव विकास, जैव यानी जीव, विकास यानी डेवलप, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग को जानना है। छोटा में कोई पूछता है तो बोलता है ना कि पहले अंडा आया, पहले मुर्गी, या पहले पहले सब लोग छोटा थे तब बोल देते थे ना कि भगवान जी ऊपर से 2 एक आदमी और एक औरत धर ली, फिर उसी का बच्चा होते 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 सारे लोग बन गए हैं। बहुत सारे चीजें सब लोगों ने बोली थी, तो यही बात को हम लोग सही क्या है गलत क्या है पूरा जानकारी लेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, हमारे धरती पर जीव कैसे हुए हैं, ये जीव बने कैसे, ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी पर पानी जीव जंतु कैसे आए, हम मनुष्य कैसे आए हैं बने हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा आप लोगों का, और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों का 10th का एग्जाम है, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगी। एंड आज थोड़ा सा बहुत लेट वीडियो आया है, काफी दिन के बाद वीडियो आया है, थोड़ा सा बिजी थे हम भी। बाकी आज के बाद रेगुलर वीडियो जाएगा आप लोगों का। थैंक यू, इतना समझे होंगे। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जहाँ पे दिक्कत बुझाए वहां पे बोलिए, हमारी गलती भी अगर कहीं रहे तो वहां पे बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे पूरा। थैंक यू, बाकी कल